पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पटना साहिब से लोकसभा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने नामांकन किया। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पे संकेत दिया कि रविशंकर प्रसाद के पक्ष में जनता है। भारी भीड़ के साथ समरनालय पहुंचे रविशंकर प्रसाद ने एक संदेश देने की कोशिश की और जनता को बताने का प्रयास किया कि जनता बीजेपी के साथ है। इसके अलावा इस मौके पर विजय सिन्हा ने मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं सम्राट चौधरी ने बयान जारी करते हुए साफ तौर पे कहा कि लगातार तमाम सभाओं में इंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनके हार का, हताशा का परिचायक है। कुल मिला के बीजेपी के तमाम नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जोरदार हमला किया। सबसे रोचक बात यह है कि रविशंकर प्रसाद के पक्ष में 12 मई को देश के प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करने वाले हैं और इससे पहले बीजेपी व्यापक तैयारियां कर रखी है और इसी के तहत आगे बढ़ रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पंचकुला में अपने अंबाला लोकसभा की प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए चुनाव प्रचार करने आए, जहां उन्होंने पंचकुला सेक्टर 7 से सेक्टर 8 की रेड लाइट पॉइंट तक तकरीबन 400 मीटर लंबा एक रोड शो किया। इस दौरान हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा पे फूल बरसाया और 8 लाइट पॉइंट चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि अंबाला की सीट वो काफी बड़े अंतर से जीतेंगे और इस बार जो बीजेपी का नारा है 400 पार का, उसको पूरा करेंगे। इसके बाद उन्होंने पंचकुला बीजेपी कार्यालय में एक मीटिंग की, जिसमें हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष सोदान सिंह सहित कई बीजेपी के नेताओं ने बैठक की और अल्पमत में आई हुई हरियाणा की बीजेपी सरकार को लेकर चर्चा हुई। अब देखने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है और जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में आई है, तो इसको लेकर लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। आपको बता दें कि अभी हरियाणा में बीजेपी 200 सीटों पर उनके सांसद जीते हुए और उनका दावा है कि आने वाले वक्त में भी वो 200 सांसद जीतेंगे। लेकिन जिस तरह बीजेपी में अभी सियासी हलचल मची हुई है हरियाणा में, इसको देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि क्या बीजेपी 200 सीट इस बार हरियाणा लोकसभा की जीत पाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्तिक के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने आज अपना नामांकन किया। इंडी गठबंधन के तमाम नेता उनके नामांकन में मौजूद रहे। साइकिल से सवार होकर अजय राय बेनिया से कचहरी तक 4 किलोमीटर तक साइकिल की सवारी करते हुए, साइकिल चलाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने नामांकन किया। हालांकि उससे पहले भारत एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान अजय राय ने कहा कि देखिए, डर तो है कि पर्चा खारिज हो सकता है, क्योंकि तमाम जगहों पर इस तरह के नजारे देखे जा सकते हैं, लेकिन डर के आगे जीत है और हम इस बार जीत कर दिखाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने काशी के घाटों पर चल रहे ड्रोन शो पर भी कटाक्ष किया। कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं किया है, इसीलिए अब आसमान में करतब दिखवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जमीन से उनका सफाया हो चुका है, जमीन खिसक चुका है और इस बार काशी की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। हालांकि अजय राय का कार्यक्रम शानदार रहा और इसे शानदार बनाने के लिए पहले से ही लोग लगे हुए थे। ये प्रयास किया जा रहा था कि पीएम मोदी के रैली से पहले, पीएम मोदी के रोड शो से पहले इंडी गठबंधन एक ऐसा मैसेज दे जिससे कि ये एहसास हो लोगों में कि इंडी गठबंधन का प्रत्याशी भी कमजोर नहीं है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय पीएम मोदी को कितनी टक्कर देते हैं। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। 13 मई को झारखंड के खूंटी सीट पर पहले चरण का मतदान होना है। झारखंड में ये पहले चरण का चुनाव होगा। इस
मतदान के लिए, इस चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो है वो खूंटी से प्रत्याशी हैं और उनके समर्थन में, उनके लिए वोट मांगने के लिए आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ खूंटी में मौजूद थे और उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम तरह की बातें कही, खास करके नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जो 10 सालों में विकास के काम हुए हैं, एक एक काम को, एक एक बात को वो उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया। वो पूरी तरह से सजाकर लाए थे कि किस तरह से नक्सलवाद के क्षेत्र में, किस तरह से आतंकवाद के क्षेत्र में, किस तरह से धारा 370 के क्षेत्र में, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किस तरह से धर्म के क्षेत्र में राम मंदिर बनाकर, इन तमाम बातों को जो है उन्होंने जनता के सामने रखा और अर्जुन मुंडा के लिए वोट मांगे। अंत में अमित शाह जी ने यहाँ के लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि लोग ये कहते हैं कि आप हमारे सांसद को बड़ा बनाइए, लेकिन मोदी जी ने आपके पास एक ऐसा प्रत्याशी भेजा है जो पहले से केंद्रीय मंत्री है, इनको फिर से जिताइए और भारतीय जनता पार्टी का काम है कि इनको और बड़ा बनाएगी। तो कुल मिला जुला करके झारखंड में जो पहले चरण का चुनाव होने वाला है उसको लेकर के यहाँ पूरी तरह से चुनाव प्रचार जो है वो अब अंतिम चरण जैसा हो गया है। और उसी अंतिम चरण के दौरान अमित शाह ने खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के लिए वोट मांगा। अब देखना है कि ये जो जनता है, ये जनता उनकी बातों पर कितना यकीन करती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, खूंटी। बिहार में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में 9 सीटें मिली हैं, जिनमें 3 सीटों पे चुनाव हो चुका है, कटिहार, किशनगंज और भागलपुर। लेकिन बाकी जो 6 सीटें हैं, जिसमें महाराजगंज, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, इन सीटों पे नामांकन भी हो चुका है। पेच सासाराम सीट पे फंसता हुआ नजर आ रहा है। सासाराम सीट पे मनोज कुमार को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है, लेकिन उस सीट पे फेरबदल की संभावना बढ़ती जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे उसके लिए पटना आए हुए हैं और उस सीट पे कांग्रेस के अंदर विरोध चल रहा है। जैसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अंदर विरोध चल रहा है, मनोज कुमार को उम्मीदवार से हटाए जाने की बात चल रही है और कहीं ना कहीं ये बात तय भी माना जा रहा है कि मनोज कुमार को उम्मीदवार से हटा दिया जा सकता है। और जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जैसे राजपुर के वर्तमान विधायक विश्वनाथ राम है, उनकी चर्चा चल रही है और अशोक राम जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और कई बार विधायक भी रहे हैं, सासाराम सीट से उनकी चर्चा चल रही है। बता दें कि मनोज कुमार जो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा से उम्मीदवार बने थे लोकसभा के, और इस बार कांग्रेस ने उन्हें सासाराम से उम्मीदवार बनाया। इस बात से कई तरह की विवादें चल रही हैं सासाराम सीट पे। तो संभावना ये है कि सासाराम सीट पे कांग्रेस कुछ फेरबदल कर सकती है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने इस बार फिर एक बार विवादित बयान दिया है। उनका बयान है कि भारत को पाकिस्तान का इज्जत करना चाहिए, डरना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और परमाणु बम से हमला कर सकता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के पास नरेंद्र मोदी है, डरने की कोई बात नहीं है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब कांग्रेस के नेता विवादित बयान दिए हैं। इसके पहले सैम पित्रोदा भी नस्लभेदी बयान दिए थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा पलटवार किया था। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। देश के सबसे चर्चित चुनावी क्षेत्र में नामांकन दाखिले के चौथे दिन कुल 4 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसमें 2 प्रत्याशियों ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय और बसपा के प्रत्याशी अतहर जमाल लारी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल किया। वाराणसी लोकसभा सीट से अब तक कुल 8 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। बता दें कि पहले दिन 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, दूसरे दिन भी 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जबकि तीसरे दिन कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया था, जबकि चौथे दिन 4 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। ऐसे में अब तक वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए कुल 8 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। कल सेकंड सैटरडे होने की वजह से नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे, अवकाश रहेगा, और परसों भी रविवार के अवकाश के कारण
छुट्टी रहेगी। अब नामांकन पत्र दाखिले की प्रक्रिया 13 और 14 मई को पूरी की जाएगी। चूंकि 14 मई नामांकन पत्र दाखिले का आखिरी दिन है और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी काशी से लगातार तीसरी बार उम्मीदवारी पेश करेंगे। तो ऐसे में अब 13 और 14 मई को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। 6 मई को अहमदाबाद में दिल्ली के स्कूलों की तर्ज पर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। शहर के 32 स्कूलों को और ग्रामीण इलाकों के 4 स्कूलों को, इस प्रकार कुल 36 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद प्रशासन ने तमाम स्कूलों की तलाशी ली थी। कोई भी जगह संदिग्ध चीज़ बरामद नहीं हुई थी। कुछ इसी तरह दिल्ली में भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। दोनों जगह धमकियां देने का तरीका एक ही था और इस मामले में पुलिस ने संजीदगी से तलाशी ली थी। किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध चीज़ बरामद नहीं हुई थी। लेकिन 6 मई को यह पूरा प्रकरण सामने आया था और 7 तारीख को प्रधानमंत्री अहमदाबाद आने वाले थे। 7 तारीख को गुजरात में मतदान होना था और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मतदान करने वाले थे। और जिन जिन स्कूलों को धमकियाँ मिली थी उन तमाम स्कूलों में पोलिंग बूथ बनाए गए थे और पुलिस की जाँच में अब इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग भारत के चुनाव में गड़बड़ी फैलाना चाहते थे, दहशत फैलाना चाहते थे, ताकि लोग दहशत के मारे मतदान करने ना निकले। इस उद्देश्य के साथ इस मेल को किया गया था। यह मेल पाकिस्तान के फैसलाबाद से लियाकत नाम के शख्स द्वारा किया गया था। वर्चुअल मेल आईडी के द्वारा यह मेल किया गया था। फिलहाल पुलिस ने इसको ट्रेस किया है और मामले की जांच शुरू की है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के नंदुरबार में प्रधानमंत्री ने एक रैली के दौरान एनसीपी शरद पवार ग्रुप के अध्यक्ष शरद पवार को ऑफर दे दी कि वो कांग्रेस में विलय करने की बजाय अपनी पार्टी सहित अगर वो अजीत पवार के साथ आ जाते हैं तो आने वाले समय में उनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के भीतर सियासत गर्म हो गई है। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री का ये बयान बताता है कि प्रधानमंत्री चुनाव हार रहे हैं और ये उनकी बौखलाहट है। वहीं दूसरी तरफ तमाम दूसरे पार्टियों के नेता भी प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन महायुति के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री के इस बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो ऑफर दिया है वो शरद पवार ग्रुप की पार्टी को कांग्रेस में विलय करने के बजाय उनकी मूल पार्टी के साथ शामिल होने का प्रधानमंत्री का न्योता सराहनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। 2 दिन से हड़ताल पर गए एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी अब अपने काम पर वापस लौट चुके हैं, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में जो पैसेंजर्स थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कल एयर इंडिया एक्सप्रेस के मैनेजमेंट के साथ कर्मचारियों की काफ़ी देर तक बैठक हुई थी, जिसके बाद सहमति बनी और जो कर्मचारी गए हुए थे छुट्टी लेकर, बीमारी का बहाना बनाकर, वो वापस सभी लोग आज अपने काम पर लौट चुके हैं। इसके साथ ही कंपनी ने जिन 25 लोगों को बर्खास्त कर दिया था, अल्टीमेटम दिया था, उन सभी को भी वापस बुला लिया गया है। कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे थी वो 3 थी, जिसमें वेतन, भत्ता और कामों की चीज़ों से जुड़ी कुछ मांग उनकी तरफ से रखी गई थी जो पूरी नहीं हो रही थी। इसके लिए उन्होंने हड़ताल किया था। इस समय हम मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद है। जिस तरीके से 2 दिन तक ये पूरा एयरपोर्ट खाली था, अब यहाँ पर लोगों की जो आवाजाही है वो नज़र आ रही है। ऐसे में जो एयर इंडिया के पैसेंजर्स थे, चाहे फिर वो मुंबई के पैसेंजर हो या बाहर के, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि एयर इंडिया ने यह भी कहा है कि उनके कर्मचारियों की तरफ से जो भी मांग की गई है उन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा और अब तक मैनेजमेंट के साथ में जो भी बातचीत हुई है उसको ध्यान में रखते हुए सारे के सारे जो कर्मचारी हैं वो काम पर लौट आए हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से कर्मचारी वापस काम पर लौट आए हैं एयर इंडिया की तरफ से, उनके लिए आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय काशी यात्रा के लिए तैयारियां अब तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के रूट्स पर जहां एक और साफ सफाई, अतिक्रमण हटाने के साथ ही तारों के जंजाल को साफ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को शाम काशी में रोड शो करेंगे और काशी की जनता से लगातार तीसरी बार यहां जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से बीएचयू हेलीपैड उतरेंगे और हेलीपैड से वो बीएचयू गेट पर आएंगे, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में मिनी इंडिया की झलक दिखाई दे जाएगी। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 11 ब्लॉक्स पर जहां पंजाबी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी और दक्षिण भारतीय लोग वेशभूषा में, पारंपरिक वेशभूषा में वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, गंगा पूजन भी करेंगे और मां गंगा से अपनी जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। इसलिए उसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। 80 घाट को भी सजाया और संवारा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 घाट पर ही फावड़ा चलाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय काशी दौरे के लिए तैयारियां अब ग्राउंड लेवल पर दिख रही हैं, जहां एसपीजी की टीम सुरक्षा व्यवस्था को फुल प्रूफ कर रही है। वहीं प्रशासनिक मशीनरी शहर की साज सज्जा में जुट गई है। वहीं काशी में भाजपा के लोग घर घर आमंत्रण बांट रहे हैं और लोगों को रोड शो में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक सर्वे किया है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि पिछले 65 सालों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी में कितना बदलाव हुआ है। भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदियों की आबादी में 6% का बदलाव देखने को मिला है, मतलब 6% आबादी कम हुई है। 1950 में जहां पर 84% हिंदू हुआ करते थे, 2015 में हिंदुओं की संख्या लगभग 78% हो गई है। वहीं मुस्लिम आबादी में लगभग 4% का बढ़ोतरी देखी गई है। पहले 10% के आसपास 1950 में मुस्लिम आबादी थी, लेकिन 2015 में ये आबादी 14% से ज़्यादा हो गई है। यही नहीं, अन्य अल्पसंख्यक खास करके क्रिश्चियन और सिख आबादी भी उसमें 5 से 6% का बदलाव देखने को मिला है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण का बहुत ही सही तरीके से उपयोग हुआ, यानी जो हम दो हमारे दो का अभियान था, हम दो हमारे दो अभियान बहुत प्रभावी रहा। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं ने उसे पॉजिटिव रूप से लिया और आबादी पे कमी आई है। हालांकि मुसलमानों के बीच में इसमें कुछ ज़रूर अवेयरनेस की ज़रूरत है और सरकार को अब इसी तरीके से प्रोग्राम बनाकर उन्हें भी जागरूक करने की ज़रूरत है, जिससे उनकी भी आबादी में थोड़ी स्थिरता आए और देश की जो जनसंख्या विस्फोट है उस पर अंकुश लगाया जा सके। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ अजीत प्रताप सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।